हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल साकेत ज्ञान पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसके पहले वाली कक्षा में हम लोग चर्चा कर चुके थे कि व्यंजन कितने हैं, यानी कि व्यंजन को मुख्य प्रकार से कितने भागों में बांटा गया है। तो उसमें स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, अंतस्थ व्यंजन उसकी संख्या 4, यार अलावा और उस व्यंजन जिसमें बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा और हा, ठीक है। यानी कि टोटल वर्णों की संख्या कितनी हो गई मूल रूप से व्यंजन की 33, ठीक है। अब उसके अलावा चूंकि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण मानी गई, ठीक है, जो व्यंजन का भाग है, जो व्यंजन है वो भी 39 माना गया है, ठीक है। परंपरागत रूप से लेखन के आधार पर व्यंजन को 39 माना गया है और स्वर को 13 माना गया है, जिसमें से 11 स्वर मूल रूप से यानी मुख्य रूप से 11 स्वर माने गए हैं और उसमें अयोगवा, अंग और आहा को जोड़ दिया जाता है तो स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। और जब व्यंजन की बात की जाती है तो व्यंजन में 33 स्वर मुख्य रूप से यानी स्पर्श व्यंजन 25, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 उस व्यंजन, ठीक है। उसके बाद जो व्यंजन बचते हैं उनमें संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन, ठीक है, यानी 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन या उच्छुक्त व्यंजन मिलाकर 39 और स्वर की संख्या 13, तो 39 और 13 को मिलाकर 52 वर्ण हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसकी पहले वाली कक्षा में चर्चा कर चुके थे कि स्पर्श व्यंजन क्या है, उनकी परिभाषा क्या है और स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, यानी का से लेकर माँ तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, यार अलावा, ठीक है, और उस व्यंजन, इन सब विषयों पर चर्चा हो चुकी है, ठीक है। अब आइए इसके आगे वाले स्वर के प्रकार को हम लोग देखते हैं, जो व्यंजन के प्रकार, ठीक है। देखिए यहाँ लिखेंगे व्यंजन, ठीक है। अब व्यंजन में यहाँ पहला व्यंजन लिखेंगे संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन? संयुक्त व्यंजन, ठीक है। अब देखिए यहाँ संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ, ठीक है। संयुक्त का क्या तात्पर्य है? जुड़ा हुआ, ठीक। संयुक्त का मतलब है कि जुड़ा हुआ, यानी कि ऐसे दो वर्ण, ऐसे दो व्यंजन जो क्या हों, आपस में जुड़े हुए हों, ठीक है। लेकिन इसमें ये बात ध्यान देने योग्य है कि कौन सा व्यंजन कैसे जुड़ा होगा, ठीक है, यानी कि उसका प्रारूप क्या होगा, कौन सा व्यंजन कैसे जुड़ा होगा। तो देखिए जो संयुक्त व्यंजन है, ये अधिकांश विद्वानों का मत यही है कि इसमें एक वर्ण, ठीक है, यानी कि जो अग्रवर्ण होगा, जो अगला वर्ण होगा, ठीक है, वो अर्ध होगा, आधा होगा, और जो पीछे वाला वर्ण होगा वो क्या होगा, पूरा होगा। जैसे अभी पहले इसकी परिभाषा लिखे, देखिए संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन जो दो व्यंजनों, ठीक है, अच्छा नहीं, ऐसे लिखिए, वे व्यंजन जो एक आधे व्यंजन, आधे वर्ण कर लीजिए, ठीक, एक आधे वर्ण और एक पूर्ण वर्ण के मेल से निर्मित होते हैं, ठीक है, मेल से निर्मित होते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर परिभाषा में क्या लिखा गया है कि वे व्यंजन जो एक आधे वर्ण, ठीक है, एक आधे वर्ण का मतलब कि जैसे देखिए ऐसे लिखा जाए आधा, ठीक है, यानी कि उसमें नीचे हलंत लगा दिया जाएगा तो अर्धवर्ण हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एक आधे वर्ण वे व्यंजन जो एक आधे वर्ण और एक पूर्ण वर्ण, ठीक है, यानी कि अगर ऐसे लिख दिया जाए
एक पूर्ण वर्ण, ठीक है, के मेल से यानी कि मिला देने से, मिक्स कर देने से, ठीक, मेल से निर्मित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है, इनकी संख्या 4 है। और इन चारों के अंतर्गत कौन कौन वर्ण आते हैं? देखिए, पहला है स, ठीक, त्र, ज्ञ और श्रा, जो श्रवण या श्रृंगार लिखा जाता है, ठीक है, वो तो 4 वर्ण कौन हो गए? स, त्र, ज्ञ और श्रा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको ध्यान दीजिए कि इनका निर्माण कौन कौन से वर्णों के योग से होता है, ठीक है, कौन कौन से वर्णों के योग से। देखिए छ, त्र, ज्ञ, ठीक, यानी कि हमारा छ हो गया, त्र, ज्ञ और श्रा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर छ जो बनता है वो अर्धकार, ठीक है, यानी कि आधा का प्लस मूर्धन्य सा, ठीक, ता बनता है आधा ता प्लस रा से, ठीक, ज्ञ बनता है जा प्लस इया से, ठीक, श्रा बनता है तालु वाला सा, ठीक है, प्लस रा, ठीक, ऐसे, यानी कि जो आगे वाला वर्ण होगा, ठीक है, देखिए इसमें आगे वाला वर्ण यही है, ठीक, जो अग्रवर्ण है, यानी कि का, ता, जा और सा, ठीक है, यही अग्रवर्ण है। और इसमें क्या है कि आधा होगा, ठीक है, यही वर्ण आधा होगा इसमें। देखिए कहीं कहीं पुस्तकों में ऐसे भी लिखा गया है, ठीक है, कि इस तरीके से भी, लेकिन ये अधिकांश विद्वानों का मत है कि ये अशुद्ध है, ठीक है, शुद्ध यही रहेगा, ठीक है, आधा का प्लस मूर्धन्य सा, आधा ता प्लस रा, आधा जा प्लस इया और तालु वाला सा, ठीक है, आधा और रा, ठीक है। तो इन चारों के मेल से, ठीक है, यानी कि इन दोनों के मेल से ये छा बन गया, इन दोनों के मेल से त्रा, इन दोनों के मेल से ज्ञान और इन दोनों के मेल से श्रा, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन ये कंप्लीट हो, यानी कि वे व्यंजन जो एक आधे वर्ण, ठीक है, और एक पूर्ण वर्ण के मेल से निर्मित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या 4 है, छा, त्रा, ज्ञ और श्रा, ठीक है, ये हो गया। इसके आगे देखेंगे द्विगुण व्यंजन, ठीक है, द्विगुण व्यंजन। देखिए यहाँ पर लिखेंगे उच्छिष्ट, ठीक है, उच्छिष्ट व्यंजन इसी को कहा जाता है द्विगुण व्यंजन, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? द्विगुण व्यंजन। अब देखिए पहले इसे उच्छिष्ट व्यंजन क्यों कहा जाता है ये सुनिए, ठीक है, यहाँ पर परिभाषा लिख दे रहे हैं और भी उसको हम इस तरीके से याद कराएंगे कि आपको जीवन भर याद रहे। देखिए वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों नहीं, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीवा, ठीक है, हमारी जीवा एक झटके में ऊपर उठती है, ऊपर उठती है, उन्हें उच्छिष्ट व्यंजन कहा जाता है, ठीक है, उच्छिष्ट व्यंजन है द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है? द्विगुण व्यंजन। अब देखिए परिभाषा क्या है कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय, ठीक है, वे व्यंजन
जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीवा एक झटके में, ठीक है, एक झटके में ऊपर उठती है, उन्हें उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे हम लोग जो डा का उच्चारण करते हैं, ठीक है, डा का उच्चारण करेंगे तो हमारी जीवा जो है क्या है, एक झटके में ऊपर उठेगी और किसको, मूर्धा को स्पर्श करेगी। ठीक है, किसको, मूर्धा को स्पर्श करेगी। जैसे कहेंगे डा, ठीक है, तो ऊपर जाएगी और एक झटके में और मूर्धा को स्पर्श करेगी। ठीक, उसके बाद हम लोग कहें ढा, ठीक है, ढोल वाला, तो ढा कहेंगे तो ढा में भी एक झटके से जीवा क्या होगी, ऊपर जाएगी और मूर्धा को स्पर्श करेगी। ठीक है, तो वही इसमें लिखा है। अब देखिए ये हो गया उच्छिप्त व्यंजन, और उच्छिप्त का मतलब सीधे होता है कि ऊपर की ओर फेंका हुआ। ठीक है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर फेंका हुआ। ठीक है, ऊपर की ओर फेंका हुआ। अब देखिए इसे द्विगुण व्यंजन क्यों कहा जाता है। द्विगुण जो लिखा गया है आप लोगों को शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो क्या करे, दो मतलब दो और गुण मतलब गुण, यानी कि जो दो गुण प्रदर्शित करे। ठीक है, अपने अलग अलग स्थानों पर, विशेष स्थानों पर क्या करे, दो गुण प्रदर्शित करे, अपने विशेष स्थान पर क्या करे, दो गुण प्रदर्शित करे। ठीक है, जैसे देखिए अगर हमको लिखना हो देखिए अगर इसे लिखना हो डाल, ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, डाल लिखा है। ठीक, लेकिन अगर ऐसे लिखना हो गुड़, ठीक है, अब देखिए इन दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ लिखा है डाल, ठीक, और जब हम लोग हिंदी व्याकरण में छंद पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, छंद, तो उसमें मात्रा गणना जब करेंगे, चूंकि इसे द्विगुण व्यंजन मात्रा गणना के आधार पर ही कहा गया है। ठीक है, मात्रा, दो मात्रा होने की वजह से, दो मात्रा का तात्पर्य है कि यह एक स्थान पर, जो हिंदी वर्णमाला है उस वर्णमाला में कोई भी ऐसा वर्ण नहीं है जो एक विशेष स्थान पर, ठीक है, यानी कि जब छंद में प्रयुक्त हो तो उसकी मात्रा गणना अलग हो, और जब सामान्य जगहों पर प्रयोग हो तो उसकी मात्रा गणना अलग हो, या फिर वह एक ही वर्ण किसी छंद में दो तरीके की मात्रा का प्रदर्शन नहीं कर सकता है। लेकिन ये क्या है, डा और ढा ये कर सकता है। ठीक है, जैसे देखिए अगर यहाँ पर डाल लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, डाल। अब देखिए चूंकि इसमें आ पहले से लगा है, ठीक है, बड़ा की मात्रा लगी है, इसका कितना हो गया, दो वर्ण। ठीक है, जब आप लोग छंद पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पर दो वर्ण और यहाँ पर एक वर्ण। लेकिन अगर ऐसे मान लीजिए कि लिख दिया जाए, देखिए ऐसे लिख दिया जाए डमरू, ठीक है, डमरू लिख दिया जाए और एक लिख दिया जाए गुड़। अब देखिए क्लियर होगा मामला। ठीक, यहाँ लिखा है डमरू, और देखिए जिन वर्णों की एक मात्रा होती है उसे हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ डमरू की एक मात्रा है, लेकिन यही देखिए डा यहाँ भी लिखा है, डा यहाँ भी लिखा है। ठीक, लेकिन यहाँ पर दो मात्रा हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इसे अड़ा पढ़ा जाएगा, बड़ा। ठीक है, यानी कि इसमें एक अनुस्वार, ठीक है, क्या अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। और जब छंद में मात्रा गणना करते हैं तो यदि किसी व्यंजन पर या किसी वर्ण पर, ठीक है, किसी वर्ण पर क्या लगा हो, अनुस्वार लगा हो, ठीक है, तो उसको क्या कर लेते हैं हम लोग, दो मात्रा मान लेते हैं, इसीलिए इसे द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। यानी कि अपनी विशेष परिस्थितियों में कि ये क्या करता है, एक दूसरा गुण प्रदर्शित करता है, यानी कि कहीं पर ये एक मात्रा यानी ह्रस्व मात्रा का होगा और कहीं पर दीर्घ मात्रा का होगा, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, और रुक जाइए, द्विगुण व्यंजन होते कौन कौन है, ठीक, ये भी लिख लीजिए, इनकी संख्या, इनकी संख्या दो है। ठीक है, कौन कौन, एक है डा और एक है ढा। ठीक, इसके नीचे बिंदु लगा लीजिए। ठीक है, ये दोनों क्या है, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, ड़ा और ढा, ठीक है, ड़ा और ढा, ठीक, ये क्या है, द्विगुण व्यंजन, यानी कि उच्छिप्त व्यंजन उन्हें कहेंगे जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीवा क्या हो, एक झटके में ऊपर उठे और मूर्धा को स्पर्श करे। ठीक, उन्हें क्या कहा जाएगा, द्विगुण व्यंजन, मात्रा के आधार पर, और वैसे समान रूप से उच्छिप्त व्यंजन। ठीक, इसके आगे वाला हम लोग अब व्यंजन पढ़ते हैं। देखिए ये हमारा जो हिंदी वर्णमाला है ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसमें एक बचता है आयोगवार। ठीक है, क्या होता है, आयोगवार। ठीक है, देखिए वे वर्ण
जो ना तो स्वर में शामिल होते हैं और ना ही व्यंजन में शामिल होते हैं। व्यंजन में शामिल होते हैं बल्कि अपनी एक अलग सत्ता रखते हैं। सत्ता है लिख लीजिए जैसे सत्ता या अस्तित्व रखते हैं उन्हें आयोगवाह कहा जाता है। ठीक, देखिए इस शब्द पे अगर हम लोग गौर फरमाएंगे, ठीक है, क्या आयोगवाह, ठीक है, क्या लिखा है आयोगवाह। पहले देखिए जैसे अगर यहाँ लिख दिया जाए आयोगवाह, ठीक, यहाँ क्या लिखा गया है आयोगवाह। अब देखिए यहाँ जो वाह लिखा गया है इसका मतलब है वहन करने वाला, ठीक है, वहन करने वाला। और योग का मतलब होता है जुड़ना, क्या होता है जुड़ना। और आ का तात्पर्य होता है नहीं, ये क्या है एक उपसर्ग है, ठीक है, यानी कि जुड़ने का वहन करने वाला, ठीक है, यानी कि वे वर्ण जो क्या करें जुड़े नहीं, ठीक है, जुड़े नहीं या किसी अन्य का वहन न करें, ठीक है, या किसी के साथ मतलब शामिल ना हो, ठीक है, वहन करने का मतलब यहाँ है कि शामिल ना हो, ठीक है, उसके साथ शामिल ना हो या जुड़े ना, तो यहाँ पर वो क्या हो जाएंगे आयोगवाह। ठीक, आयोगवाह यानी कि नहीं और जुड़ना और वहन करना, यानी कि ना तो किसी के साथ जुड़े और ना किसी के साथ रह सकें, उसे क्या कहते हैं आयोगवाह। अब देखिए यहाँ वे वर्ण जो ना तो स्वर में शामिल हो, ठीक है, यानी कि ना तो स्वर में शामिल होते हैं और ना ही व्यंजन में शामिल होते हैं, ठीक है, बल्कि अपनी एक अलग सत्ता रखते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है आयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, अलग सत्ता रखने का तात्पर्य क्या है, ठीक है, अलग सत्ता का मतलब कि वे अलग ही अस्तित्व में रहते हैं, अलग रूप से प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है आयोगवाह। ठीक, आयोगवाह कौन कौन है पहले उसको देख लीजिए। देखिए आयोगवाह में यहाँ कौन कौन अंग, ठीक है, इसे क्या पढ़ा जाता है अंग और इसे आहार, ठीक है, अंग और आहार, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है अनुस्वार, ठीक है, इन्हें भी दो भागों में बांटा गया है, इसे क्या कहा जाता है अनुस्वार और इसे क्या कहा जाता है विसर्ग, इसे क्या कहा जाता है विसर्ग। ठीक है, अब देखिए अनुस्वार और विसर्ग हो गया, ठीक, और हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी, रुक जाइए इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दें, ठीक है, आयोगवाह, देखिए आयोगवाह, ठीक ना, ये अंग और आहार, ये है अनुस्वार, अंग को अनुस्वार कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है अनुस्वार, और इसे क्या कहा जाता है विसर्ग, ठीक है, इसे क्या कहते हैं विसर्ग। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या टोटल कितनी 52, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी कुल 52। ठीक, अब यहाँ पर हम उसको काउंट करके दिखा दें। देखिए मूल रूप से स्वर, मूल स्वर, ठीक 11, प्रतियोगी परीक्षा में आप लोग 11 ही लगाएंगे, ठीक, और उसके बाद इसमें +2, ये +2 कौन अंग और आहा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी हम इसके पहले वही बताए हैं कि वे स्वर वे वर्ण जो ना तो स्वर में शामिल होते हैं ना व्यंजन में शामिल होते हैं, बल्कि अपनी एक अलग सत्ता रखते हैं, ठीक है, तो इनके लिए कोई अलग से प्रारूप नहीं बनाया गया है, ठीक है, कि इन्हें एक किस श्रेणी में रखा जाए,
इसलिए, और चूंकि इनका उच्चारण, ठीक है, इनका उच्चारण उसी तरीके से होता है जैसे स्वर का उच्चारण होता है। यानी कि इनके उच्चारण में क्या होता है कि जो हमारी स्वर तंतुओं से निकलने वाली वायु होती है, ठीक है, स्वर तंतुओं से निकलने वाली जो प्राण वायु होती है वो मुख के उच्चारण स्थानों को, ठीक है, मुख के उच्चारण स्थानों को बिना स्पर्श किए, ठीक है, अगर स्पर्श भी करती है तो बहुत आंशिक रूप से स्पर्श करती है, ठीक है, बाहर निकल आती है। इसलिए इनको उच्चारण की दृष्टि से, ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से ये क्या रहे, आसान रहे, इसको स्वर की संख्या में शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये अपनी अलग सत्ता रखते हैं, ये स्वर और व्यंजन में काउंट किए नहीं जाते हैं। यहाँ पर लिखा जा रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ लिखा जा रहा है कि हाँ ये स्वर ही हैं, ठीक है, लेकिन इनकी एक अलग सत्ता होती है, अपनी अलग अस्तित्व में रहते हैं, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से, ठीक है, चूंकि उच्चारण की दृष्टि से ये स्वर से मिलते जुलते हैं, इसलिए इन्हें उसी श्रेणी में रख दिया गया, ठीक है। तो यहाँ स्वरों की संख्या, यानी देखिए मूल स्वर हो गए 11, ठीक, अन्य स्वर ये हो गए 2, ठीक है। अब व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने 25 का से लेकर माँ तक, ठीक। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 4 और द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन या इसे उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है, ठीक है, उच्छिप्त व्यंजन, ठीक। इनकी संख्या कितनी 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ 11 और 2 13, ठीक है, 11 और 2 जोड़ेंगे तो 13, और 13 में 25 जोड़ेंगे तो कितना, 13 में 25 जोड़ेंगे तो 38, ठीक है, कितना हो गया 38, और 38 में देखिए यहाँ से 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40, और 40 के बाद यहाँ 4 44 हो गया, 4 48 और ये 4 52, ठीक है, यानी कि 52 वर्ण। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की, ठीक है, संख्या कितनी हो गई 52, ठीक है, जो स्वरों की संख्या, ठीक है। देखिए मूल रूप से जो हिंदी कहा जाए अगर वर्णमाला में, ठीक है, हिंदी वर्णमाला में या फिर सीधे कहा लिया जाए वर्णमाला में, ठीक है, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है 46, ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है 46, लेकिन लेखन के आधार पर कितनी हो जाती है 52, क्यों, क्योंकि जो ये संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन, ठीक है, ये दोनों मुख्य रूप से व्यंजन की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए 46 हो जाता है, और जब हिंदी वर्णमाला की बात की जाएगी पूर्ण रूप से तो 52, ठीक है। मूल स्वर में देखिए आ ई उ री, ठीक है, और इसमें दीर्घ स्वर में, ठीक है, दीर्घ री आ जाएगा। उसके बाद संयुक्त स्वर ए आई ओ आओ, ठीक है, ये हो गया, और स्पर्श व्यंजन, ठीक है, यहाँ देखिए स्पर्श व्यंजन का से माँ तक, ठीक, ये स्पर्श व्यंजन हो गया। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन है, या रा ला वा, ठीक है, या रा ला वा और या और वा को, ठीक है, अर्ध स्वर कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इनका उच्चारण उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से स्वरों का उच्चारण होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आंशिक रूप से जीवा हमारे उच्चारण स्थान को स्पर्श करते हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन या अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ठीक। उस व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीवा क्या करे, जीवा और उच्चारण, मतलब कि जो हमारी जीवा है वो उच्चारण स्थान कितने समीप आ जाते हैं कि स्वर तंत्रियों से निकलने वाली वायु घर्षण करके बाहर निकलते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें उस व्यंजन कहा जाता है। इसमें 4 वर्ण, ठीक है, तालु सा, मूर्धन्य सा, ठीक है, उसके बाद छोटा सा और हा, ठीक है। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन, छ त्र ज्ञान और श्रा, ठीक, और द्विगुण व्यंजन में ड़ा और ढा, ठीक है। ये पूरा हो गया हिंदी वर्णमाला। देखिए अनुस्वार, इसे अंको अनुस्वार कहेंगे, इसे कहेंगे विसर्ग, ठीक है। मूल स्वरों की संख्या 11, ठीक है, यानी कि निश्चित रूप से, और इसमें मूल स्वर, ठीक है, ये आ ई उ जड़, ठीक है, मूल स्वर, और इसे दीर्घ स्वर कहा जाता है, इसे
संयुक्त स्वर का से लेकर माँ तक के वर्ण, स्पर्श व्यंजन, छात्राज्ञा संयुक्त व्यंजन, डा और ढा, ठीक है। ये द्विगुण व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, यारा अलावा अंतस्थ व्यंजन और उस व्यंजन की संख्या सा और हा, ठीक है। ये हिंदी वर्णमाला का भाग, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट हुआ। यानी देखिए जो हिंदी वर्णमाला है इसमें व्यंजनों की संख्या मूल रूप से 11 होगी और स्वरों की संख्या, ठीक है। स्वरों की संख्या मूल रूप से 11 और व्यंजन की संख्या मूल रूप से 33, ठीक है। उसमें जब 2 व्यंजन और जोड़ दिए जाते हैं आयोगवार, ठीक है, विसर्ग यानी कि अंग विसर्ग और अनुस्वार और अंग आह विसर्ग, ठीक है। इन दोनों को जोड़कर क्या हो जाती है 13 हो जाती है संख्या। और जब व्यंजन की बात की जाएगी स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, उस व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, ठीक है, और द्विगुण व्यंजन 4, तो टोटल मिला के 39 व्यंजन और 13 स्वर, ठीक है। तो 39 और 13 को जोड़ेंगे तो 52 वर्ण, ठीक है। अब जो हिंदी वर्णमाला की बात की जा रही थी तो हिंदी वर्णमाला आप लोगों का समाप्त हो गया है। इसमें 2-3 चीज़ें और बची हैं जो हम इसके आगे वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।